दुनिया को पता नहीं क्या ओवर कॉन्फिडेंस है इजराइल पे और इजराइल को ऐसा लगता है कि वो किसी से भी वॉर ले लेगा और आराम से उसे हरा देगा। बट सिचुएशन काफी चेंज हो गई है। आज ये पुराने वाला टाइम नहीं है जब वेस्टर्न वेपन्स डोमिनेटेड वर्ल्ड है। आज ये डेमोक्रेटाइज वर्ल्ड है जहां चाइना का भी वेपन अवेलेबल है, रशिया का भी अवेलेबल है और ईरान का भी अवेलेबल है। इसका मतलब समझिए, पहले $10 मिलियन में एक प्रीडेटर ड्रोन मिलता था, आज $10,000 में एक कामाकाजी ड्रोन ईरान आराम से दे देगा। और अगर बल्क प्रोडक्शन किया जाए तो $4,000 5,000 में एक ड्रोन बन जाता है कामाकाजी, एसेंशियली सुसाइडल ड्रोन बोलते हैं। और इसने ईरान ने एसेंशियली इसको इतना डेमोक्रेटाइज करा दिया, फैला दिया। हमास, हिजबुल्ला, होती सबको दे रखा है, जिसको चाहिए उसको भी ले लो और उसके साथ मिसाइल्स फ्री ले लो। तो आर्म्स, एम्यूनिशंस, इसकी कोई कमी नहीं है। वर्ल्ड डेमोक्रेटाइज हो गई है। थोड़ी रीजन को समझ लेते हैं। यह है इजराइल। इजराइल के यहाँ सदर्न पार्ट में आपको मिलेगा सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला और इजराइल के बीच में है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी पे कौन डोमिनेट करता है? हमास। हमास रूल करता है। उसी तरीके से इसके नॉर्थ में लेबनान। लेबनान के जो सदर्न पार्ट है वहां पे कौन रूल करता है? हिजबुल्ला। हिजबुल्ला याद रखिएगा, इधर हमास, इधर हिजबुल्ला। मतलब अगर इजराइल इधर है तो एक साइड में हमास है, एक साइड में हिजबुल्ला है। ठीक है, ये एक कहानी याद रखिएगा। अच्छा, अब थोड़ा इधर आ जाइए तो यहाँ पे इनका बॉस है ईरान। ईरान का एक तरीके से उसने एक ऐसा रेजिस्टेंस बना रखा है, चारों तरफ ऐसा मकड़े का जाल बनाया है कि उसने ये सारे रेजिस्टेंस फोर्सेस ऐसे बनाए हैं कि एंड गोल क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल। ये सारे जो इंडिविजुअल प्लेयर्स है ना, ये हमास, हिजबुल्ला, ये सीधा सीधा टारगेट किसको करते हैं कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे। तो ये इनका आर्गुमेंट। उसी तरीके से यमन में हूथी रेबल्स है। हूथी रेबल्स को भी सेम सपोर्ट करता है, वही आर्म्स, वही एम्यूनिशन से। और हूथी रेबल्स भी दे आर एंटी इजराइल। तो आपने यहां देख लिया कि यमन हो गया, गाजा स्ट्रिप हो गया, लेबनान हो गया। बट आप सरप्राइज हो जाएंगे ये जान के कि सीरिया में भी जो रेजिम है दैट इज ऑल्सो एंटी इजराइल। यहां पे बहुत सारे ऐसे फाइटर्स भी हैं। अगर आपको याद हो कि टेररिज्म का वो फेज जब आईसिस होता था, तो आईसिस तो अब टूट गया, तो बाकी लोग जो बेरोजगार हैं वो लोग अभी भी कुछ काम, मतलब हिट जॉब लेने के लिए तैयार रहते हैं, पैसे दो तो ये काम करते हैं। तो वैसे ही उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे रेबल फाइटर्स हैं हु आर विलिंग टू वर्क अगेंस्ट इजराइल। तो ऐसे सीरिया में, ऐसी ही कहानी इराक में है। तो ये पूरा रेजिस्टेंस फैला हुआ है। अब थोड़ी कहानी देखिए, 7 अक्टूबर का जो अटैक है, ये जो पूरा है, ये पट्टी, ये इजराइल है। इजराइल में ये छोटी सी जो पट्टी है मेडिटेरेनियन सी से जो पास में है, इसे बोलते हैं गाजा पट्टी। गाजा पट्टी से 7 अक्टूबर को एक सरप्राइज अटैक हमास कर देता है। ये सरप्राइज अटैक में एसेंशियली होता क्या है? आपके पास हॉस्टेजेस होते हैं और आप बहुत सारी मास किलिंग्स कर देते हैं। मास किलिंग्स के बाद एक तरीके से ग्लोबल आउटरीच होता है और उसके बाद ये हॉस्टेजेस वापस दे दो। और उसके इजराइल बोलता है कि भाई रोटी पानी का मतलब बेसिकली हुक्का पानी बंद करना है चारों तरफ से। एक तरह ऑलरेडी ये ओपन एयर प्रिजन है और उसके बाद बॉम्बार्डमेंट करना है। नॉर्दर्न गाजा से बॉम्बार्ड करते करते सदर्न गाजा तक ले आए, रफा तक ले आए। रफा इज द बॉर्डर क्रॉसिंग, बहुत बार सुना होगा। ऑल आइज ऑन रफा। ऑल आइज ऑन रफा कुछ नहीं है, ये जो छोटा सा एक लाइन एंड में खींचा है ना गाजा स्ट्रिप के एंड में, ये है रफा। अच्छा, मतलब यहां ऐसे देख लीजिए, ये गाजा पट्टी का ये जो बॉर्डर है ये रफा। ठीक है, तो इसे ऑल आइज ऑन रफा, क्योंकि रफा देखिए यहां से पट्टी, यहां पे मारना शुरू किया था इन्होंने, बॉम्बिंग करनी शुरू की थी, तो यहां पे इनोसेंट सिविलियंस मर रहे थे, हमास भी मर रहे थे। धीरे धीरे ये लोग भागते गए भागते गए भागते गए, एंड में रफा में फंस गए। रफा के साथ जो बॉर्डर था इनका वो इजिप्ट के पास था। ये वाला जो बॉर्डर कौन गार्ड करता था? इजिप्ट। अब इन्होंने क्या किया, इजरायली आईडीएफ ने ये बॉर्डर क्रॉसिंग भी अपने हाथ में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि उनका मानना ये था कि कंक्रीट या फर्टिलाइजर, ये जो भी चीजें इनको मिलती है, इसके थ्रू ये कुछ वेपन्स बनाते हैं। तो हमें सब कुछ कंट्रोल करना है, इसका इन एंड आउट कंट्रोल करना है, क्योंकि हमें हमास को डिस्ट्रॉय करना है। यही हमारा आर्गुमेंट था। तो हमास ने जो अटैक किया, उसके बाद ये भी रिटेलिएटरी अटैक करते हैं। और रिटेलिएटरी अटैक में ये है आपको स्टोरी। तो पहला जो थीम है, फर्स्ट थीम, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि इजराइल आज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर में है, चाहे इजराइल माने या ना माने, दुनिया माने या ना माने। इजराइल जिस अभी स्थिति में है, मतलब डू और डाई वाली स्थिति में है, मैं आपको समझाऊंगा क्यों। तो पहला जो आपका थीम बन गया, बैटल फ्रंट बन गया, हमास और इजराइल। इसमें बहुत क्लियर एक विक्टर है, कौन है? इजराइल। इजराइल ने हमास को रबल बना दिया है। बट अभी भी दो प्रॉब्लम्स है। एक, ये गाजा पट्टी का होगा क्या? हमास का क्या होगा? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ हमास? हमास तो डिस्ट्रॉय हुआ नहीं, एक आइडिया है, तो उसका क्या होगा? गाजा पट्टी का क्या होगा? कौन उसको रूल करेगा? और दूसरी बात, जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव था हॉस्टेजेस का, हॉस्टेजेस अभी तक मिले नहीं, उसका एक अलग प्रेशर है। उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी, आईसीजे, ये जो आपके ऊपर कंटिन्यूसली कि आपने अपार्थाइड रेजिम लगा रखी है, ये सारे जो आपके ऊपर जजमेंट्स आ रहे हैं, इसका क्या करेंगे? जो इनोसेंट अगर सिविलियंस, बच्चे, उनको आपने मारा है, तो उसका क्या होगा? तो इसका रिटेलिएशन बहुत दिन तक चलता रहेगा। तो ये फर्स्ट आपका थीम है। ये देखिए ऐसे इमेजेस बना रखे हैं, इनोसेंट सिविलियंस यहाँ पे काफी मरे हैं और सिमिलरली हॉस्टेजेस हमास मिली है। तो एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि हम
अनअकैडमी पे आपके लिए फाउंडेशन बैचेस ले आए हैं अपने ऑफलाइन सेंटर्स में। ये बेस्ट टाइम है आपके लिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। और अगर आप लॉन्ग टर्म में कभी बाद में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक वन ऑन वन एक काउंसलिंग सेशन अरेंज करें, अपने फैमिली के साथ आए हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में, पूसा रोड, करोल बाग में। और अगर आप मुखर्जी नगर के पास रहते हैं तो वहां आपको इस वीडियो के नीचे भी लिंक मिलेगा, आपको वहां पे सारे लिंक्स मिलेंगे, फोन नंबर मिलेंगे, आप वहां पे कॉल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। और अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आप प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए, एक बार चीजें समझिए कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं, और फिर हम इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप अगर देखें तो दोनों साइड ने बढ़िया से वॉर क्राइम्स किए हैं, ये बहुत क्लियर है। अब ऑपोजिट साइड में आइए, यहां देखिए, ये अप्रैल की कहानी है, इसको भूलिएगा मत। अप्रैल में क्या है, व्हाई हैज इजराइल किल्ड ईरानियन जनरल्स। ये जो टेबल है इसका आपको समझ आएगा। ईरान में एक आईआरजीसी है, आईआरजीसी एक कुड्स फोर्स बनाता है, कुड्स फोर्स ना कंट्रोल करता है। देखिए, अगर आपको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है पूरे मिडिल ईस्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे रेजिस्टेंस अपने घर से दूर बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने ऐसे सारे रेजिस्टेंस को सप्लाई किया है, वेपन्स, आर्म्स, आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करता है, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारा पड़ोसी जिस तरीके से सपोर्ट करता है उसी तरीके से हमास, हिजबुल्लाह, होती, ये तो 3 नाम है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रेबल्स हैं। इसको ये लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसी को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एविल ऑफ रेजिस्टेंस, जो भी बोल लीजिए। और इनका सिर्फ एक ही आर्गुमेंट है, फिनिश इजराइल। तो ये कहानी थी। तो अब इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने हिट कर दिया सीरिया में। इजराइल ने हिट किया सीरिया में। तो इजराइल ये रेगुलरली करता रहता है, F-16 भेज देता है, ये मिसाइल भेज देता है, क्रूज मिसाइल जाते हैं और वो किसी जगह को उड़ा देते हैं। सिंपली टारगेटेड बहुत सारे स्ट्राइक्स इजराइल करता है। और अगर इजराइल मतलब नॉन वॉर टाइम में होता है तो मोसाड ऐसे काम करता रहता है कि कहीं से भी ऊपर से एक उड़ता हुआ एक ड्रोन का आएगा और एक गाड़ी उड़ जाएगी, और उसमें पता चलेगा कि कोई ईरानियन जनरल था या कोई ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। तो चुन चुन के मारने की पुरानी आदत है इजराइल को। जहां पे भी उसको ऐसा लगता है कि उसकी फ्यूचर की नेशनल सिक्योरिटी या उसका फ्यूचर मतलब द फ्यूचर ऑफ इजराइल अगर वो खतरे में है, तो वो ऐसे स्ट्राइक्स, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, मतलब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स पहले से ही करता है। तो इसने अटैक किस पे किया, इसने एसेंशियली कॉन्सुलेट पे अटैक किया था, ईरान के। तो इसके और उसके बाद उन्होंने बेसिकली कुड्स के फोर्स के लीडर को उसको एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद वापस ईरान तो अब रिटेलिएट करेगा ही, आपने एसेंशियली उसके एम्बेसी पे हिट किया है डमास्कस में, तो उन्होंने रिटेलिएट किया। जब रिटेलिएट किया तो ये देखिए सेकंड फ्रंट खुल गया, ईरान वर्सेस इजराइल। आप बोलेंगे सर ये खुला हुआ नहीं है, ये तो बंद है फ्रंट। बिल्कुल बंद नहीं है, किसी भी दिन एक्टिवेट हो सकता है। एक फ्रंट जब एक बार ओपन हो गया, अब जब तक सारी वॉर्स खत्म नहीं हो जाती तब तक वो फ्रंट ओपन है। तो इस तरीके से रिटेलिएटरी अटैक होता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में यहां तक सारी दुनिया वेस्ट वो बिल्कुल सपोर्ट कर रही थी इजराइल को, बिल्कुल सपोर्ट कर रही थी। अब क्या होता है, ये ईरान रिटेलिएट करता है, यूएस और पूरे वेस्टर्न एलाइज और जॉर्डन वगैरह को यूज करके फ्रांस, जर्मनी, यूएस, मतलब इनकी सारी कंबाइंड जो वेस्टर्न फोर्सेस है वो इनको हेल्प करती है। इस सारे रीजन में एक तरीके से गार्ड की तरह खड़ा हो जाती है, और जितने भी अटैक्स आते हैं ईरान से, मिसाइल अटैक्स आते हैं, उसको एक तरीके से नलीफाई कर देती है, और इनका खुद का आयरन डोम जो है वो नलीफाई कर जाता है। सेकंड फ्रंट आपको मैंने बताया, बहुत सीरियस इशू। तीसरा फ्रंट देखिए, ये है आपका इजराइल। इजराइल के जो नॉर्दर्न इजराइल है, यहां पे आपको लेबनान मिल जाएगा, और जो सदर्न लेबनान है, ये लेबनान है ना, लेबनान के साथ में आपको क्या मिलेगा, हिजबुल्लाह। अब ये जो हिजबुल्लाह है, इसके लीडर है, रेगुलरली थ्रेट देते रहते थे, रेगुलरली थ्रेट देते रहते। तो कहानी याद करिए, एक बार कहानी याद कर लीजिए कि सबसे पहले क्या हुआ, 7 अक्टूबर, उसके बाद इन्होंने गाजा को ऐसी स्थिति कर दी। उसके बाद क्या होता है, ईरान वाली कहानी होती है, ईरान पे ये अटैक करते हैं, ईरान इन पे अटैक करता है, कहानी वहां खत्म हो जाती है। उसके बाद ये फ्रंट अभी खुला हुआ है, ये दोनों फ्रंट खुले हुए हैं, हमास भी अभी एक्टिवेटेड है, ईरान भी एक्टिवेटेड है। ऐसा नहीं है कि कहानी बंद हो गई। अब आ जाइए हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह अभी तक वार्निंग्स देता रहता था। जैसे ही हिजबुल्लाह को ये पता चला कि जो अल जजीरा है, पूरा जो एक तरीके से जो नैरेटिव है, पूरा लिबरल जो नैरेटिव है, पूरा वेस्टर्न नैरेटिव है, उसको इन्फ्लुएंस कर चुका है इजराइल। एक तरीके से आज एक विक्टिम नहीं दिख रहा, एक तरीके से एक वॉर क्रिमिनल दिख रहा है। तो उसके बाद ये थ्रेट इशू करना शुरू करता है कि देखिए, गाजा को तो ऑलमोस्ट आपने खत्म कर दिया है, हमास को ऑलमोस्ट आपने एक तरीके से ब्रूटलाइज कर दिया, चारों तरफ से बंद करके रखा है, और वहीं पे मारते जा रहे हैं, हर दिन मारते हैं, आज भी मार रहे हैं। तो अब इन्होंने बोला कि अब हमें एक नया फ्रंट खोलना पड़ेगा। क्यों नया फ्रंट खोलना पड़ेगा, ताकि आप यहां से डेविएट हो जाए। मतलब आप समझ रहे हैं, आप फोकस करके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप फोकस करके यहाँ पे अपनी वॉर मशीन को गाजा में लगाना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ नया फ्रंट खोल देंगे। तो इन्होंने नया फ्रंट खोला कैसे, और खोलने की क्या इनकी कैपेसिटी थी, तो सबसे डेंजरस, मतलब ईरान के बाद सबसे डेंजरस अगर कोई है तो वो हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह क्यों डेंजरस है, ये देखिए, ये इनकी लड़ी है पूरी रॉकेट्स की। इन्होंने अलग अलग लेवल के रॉकेट्स बना रखे हैं, इतने रॉकेट्स बनाए हैं कि पूरा इजराइल इनके अंडर है। और एक्चुअली में इनके पास जो आर्सेनल ऑफ रॉकेट्स है, 1-1.5 लाख सोल्जर्स हैं, लगभग 1 मिलियन से 10 मिलियन, ऐसी ऐसी बातें आती, 1 मिलियन से 10 मिलियन, मतलब अनडिस्क्लोज अमाउंट ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, कामाकाजी ड्रोन्स। तो अब देखिए, रिसेंट मंथ्स में ये क्या करने लगे हैं,
ये यहां से अटैक करना शुरू करते हैं इजराइल पे, इजराइल भी रिटेलिएट करता है। तो अगर इनके बॉर्डर्स पे आप देखेंगे तो ये सारे जो डॉट्स दिख रहे हैं, मतलब द कॉन्फ्लिक्ट वाज इन गाजा, गाजा के बाद ईरान के साथ शुरू हो गया और उसके बाद इस रीजन में। तो अब इजराइल ने किया क्या है कि अपने जो नॉर्दर्न इजराइल है उसको ऑलमोस्ट खाली करा दिया, सिविलियंस को भगा दिया वहां से, एक तरीके से मूव कर दिया, और यहां पे सारे जो गाजा से जो भी फ्री हो रहे हैं उनको धीरे धीरे यहां डिप्लॉय करके वॉर एक्सरसाइजेस, जैसे कि व्लादिमीर पुतिन ने वॉर एक्सरसाइजेस किए थे ना रशियन यूक्रेनियन इन्वेजन से पहले, उसी टाइप के वॉर एक्सरसाइजेस यहां पे, मतलब सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न इजराइल के बॉर्डर पे, और ये हॉट बॉर्डर है, हॉट बॉर्डर पे कंटिन्यूसली हिट चल रही है। तो ये तीसरा फ्रंट खुल गया, हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल। अब यहां पे देखिए क्या होता है, एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है और वो सीधा किसको हिट करता है, तेल अवीव, तेल अवीव। तो यहां से एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है यमन से और वो हिट करता है तेल अवीव को, और मतलब ये कुछ मीटर दूर था यूएस एम्बेसी से, तो यूएस को भी एक मैसेज था। तो यहां पे चौथा फ्रंट खुल गया, ये है होथीज, यमन के होथी रेबल्स। ये पहले तो रेड सी में जितने भी ऑयल कंटेनर्स थे, जो भी शिपिंग लेन्स थे, उनको हिट कर रहे थे, यूएस इजराइल को, इनको हिट कर रहे थे। अब ये डायरेक्टली इजराइल को हिट करना शुरू करते हैं, और जैसे ये हिट करते हैं तो रिटेलिएशन आता है, और रिटेलिएशन मैसिव आता है। F-35 फ्लाइन करते हैं यहां से, ऑपरेशन लॉन्ग आर्म, लॉन्ग आर्म क्योंकि दूर जाके हाथ मारना था। रिफ्यूलिंग भी करते हैं बीच रास्ते में, क्योंकि बहुत दूर रास्ता था, रिफ्यूलिंग करते हैं। और इनका ये जो पोर्ट है, जो एसेंशियली यमनी हुतीज के कंट्रोल में था, जिससे ये एसेंशियली ऑयल भी स्मगल करते हैं और इनके सारे आर्म्स इक्विपमेंट सब कुछ आते हैं, ऑयल डिपो भी हैं, तो इस तरीके से वो पैसे भी कमाते हैं। तो इसी को उड़ा देता है, और ये ऐसा उड़ाता है कि इनको, मतलब दे आर नॉट एबल टू इवन क्लीन अप द मेस। इतना ब्रूटल फायर है, इसकी वीडियोस बहुत वायरल हो गई। तो ये आपका कौन सा, ये आपका फोर्थ फ्रंट खुल गया। अच्छा, फोर्थ फ्रंट खुलने के बाद ये भी शांत नहीं होता है, शांत होने की बात भी नहीं है। तो इसके बाद ये स्टार्ट करते हैं यहां से बैलिस्टिक मिसाइल मारना, कहां पे, पोर्ट ऑफ इलाट। ये जो पोर्ट ऑफ इलाट है यहां पे हिट करना है। अच्छा, एक चीज आपको मैं और बताना चाहता हूं, अगर आप यहां पे इजराइल का मैप देखेंगे तो आपको यहां पे पोर्ट ऑफ इलाट को हिट कर रहे हैं, उसी तरीके से यहां पे लेबनान के पास में आपका हाइफा पोर्ट है। तो हाइफा पोर्ट, पोर्ट ऑफ इलाट और रेड सी, तो एसेंशियली कोशिश क्या की जा रही है कि इजराइल भी आपस में एक दूसरे से ट्रेड ना कर पाए। तो पोर्ट ऑफ इलाट पे जो अटैक होता है उसको आईडीएफ कहता है कि हमने एक तरीके से इसको इंटरसेप्ट कर लिया है और इस मिसाइल का कोई इंपैक्ट है नहीं हमारे ऊपर। अब यहां पे देखिए कि आईडीएफ ने एक दूसरा फ्रंट खुद ही खोल रखा है। ये फ्रंट है सीरियन फ्रंट। सीरिया में एसेंशियली हर वो जो कुड्स का जनरल आता है, क्योंकि देखिए हर कंट्री में, अगर मान लीजिए किसी भी कंट्री में कहीं पे रिबेल मूवमेंट चल रहा होता है, मिलिशिया थे, और उसके बाद वो मिलिशिया को एक तरीके से सारी कंट्री मिलके क्रश कर देती है, तो एक पावर वैक्यूम होता है। वो पावर वैक्यूम, वहां की सरकार को सपोर्ट किसने किया है, जो बशर अल असद की सरकार है उसको किसने सपोर्ट किया, ईरान ने। किसने सपोर्ट किया, व्लादिमीर पुतिन ने। तो रशिया और ईरान की कंटिन्यूअस बैकिंग है टू द सीरियन रेजिम। और उसके अलावा जो रेबल्स हैं, उस रेबल्स को भी किसने सपोर्ट किया, खाना पीना रोटी राशन सब कौन दे रहा है, तो ईरान दे रहा है। तो ईरान अपने जो भी ऑपरेशंस कराता है, मीटिंग्स कराता है, वो एसेंशियली सीरिया में होता है। सीरिया से काफी मूवमेंट होती है। अगर आप मिडिल ईस्ट का ये मैप देखेंगे तो आप सोचिए, अगर ईरान से मुझे कुछ सामान लेके जाना है, तो ये मैं सामान यहां से लेते लेते, मतलब यहां से ईरान से फिर इराक जाऊंगा, फिर सीरिया जाऊंगा, फिर लेबनान आ जाऊंगा। तो लेबनान के पास जो सामान लाने का रूट है वो सारा सीरिया से आता है। तो इसराइल क्या कहता है कि यहीं पे हम हिट करेंगे, मतलब बिफोर बिफोर एनीथिंग कम्स टू लेबनान, में उसको पहले ही हिट कर दूंगा। तो आर्म्स डिपो को हिट करना, ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है उसको हिट करना, कोई इनके आर्मी जनरल्स आ रहे हो उनको हिट करना। बट जैसे ही ये काम कर रहे होते हैं उस टाइम में दो बड़ी बड़ी वार्निंग आ जाती है। एक वार्निंग थोड़ी पहले आती है, वो आती है तुर्की से। एर्डोगान एर्डोगान कहते हैं कि देखिए ये इजराइल यहां पे रुकने वाला नहीं है, इजराइल सीरिया को भी खा जाएगा, लेबनान को भी खत्म कर देगा, और उसके बाद एसेंशियली ये तुर्की की तरफ आएगा। ये एक लैंड ग्रैबर है। बट ठीक है, ये तो एक जार्गन है और ये काफी बार एर्डोगान ने कहा है। बट व्लादिमीर पुतिन का बहुत स्ट्रेट वार्निंग ये है कि कुछ भी करिएगा सीरिया में मत घुसिएगा। सीरिया में अगर आप एंटर करते हैं तो मैं आपसे अब फिर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाऊंगा, मैं आपको लेफ्ट राइट नहीं करूंगा, आई विल बी इन द कॉन्फ्लिक्ट वेरी डायरेक्टली। अभी तो मैं एक न्यूट्रल पार्टनर की तरह बैठा हुआ हूं, मैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ बातें कर रहा हूं, उनको क्या हेल्प चाहिए। और इसी टाइम में इन्होंने एक बहुत अजीब सी बात भी कही। व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि यमनी जो रेबल्स हैं हुथीस, उनको वो लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट इट। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने सीरिया में हिट करना कंटिन्यू रखा तो रशिया हूथी रेबल्स को और वेपन्स देगा, ताकि वो ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल कंटिन्यूअसली मार पाए इजराइल पे। तो आप एक चीज समझिए, आज के डेट में इजराइल के पीछे कौन कौन पड़ा है,
रशिया पड़ा है, ईरान पड़ा है, हिजबुल्लाह पड़ा है, हूती पड़ा है, हमास पड़ा है। वो सारे रेबेल मूवमेंट्स जो सीरिया और इराक में चल रहे हैं, वो भी पीछे पड़े हैं। बीच में तालिबान की भी न्यूज़ आई थी, तालिबान फाइटर्स आर आल्सो वांटिंग टू एंटर द वॉर, क्योंकि उनका सबका एक ही एजेंडा है, टू डिफीट इज़राइल। इज़राइल ने जो गाजा में किया है, जो हमास के अगेंस्ट किया है, जो सिविलियंस को मारा है, उसका बदला ये सब मिलके लेना चाहते हैं, और अकेले में भी, मतलब इंडिविजुअली एंड टेकन टुगेदर दे वांट टू अवेंज ऑल ऑफ दिस। और इसमें व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरे इंटरेस्ट और मेरे एसेट्स को टच करना शुरू करोगे, बशर अल असद को सीरिया में एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे, क्योंकि पुतिन का सीधा ये कहना है कि हो सकता है आप अपने सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो, बट मुझे जो समझ आ रहा है कि आप वेस्ट के कहने पे यहाँ पे अटैक्स कर रहे हो। सीरिया में आप अटैक्स इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप वही पुरानी कहानी, बशर अल असद को डिस्टेबलाइज करने की कहानी आप वापस से रिपीट करना चाह रहे हो। तो अब पूरी कहानी कुल मिला के ये रह गई है कि इज़राइल इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स। और इज़राइल आज किसके ऊपर डिपेंड करता है? आज वो कौन सी कंट्री है जिसके ऊपर डिपेंड करता है? तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इंडिया भी तो हेल्प करता है इज़राइल का। क्या हेल्प करता है इंडिया? कहाँ ही हेल्प कर पाएगा? बट आप देखिए, असली जो हेल्प आता था वो यूएस से आता था। फंडिंग, वेपन्स एंड एवरीथिंग। अब ये एक अलग बात है कि इज़राइल ने हमें हमारे कॉन्फ्लिक्ट में, कारगिल वॉर में बहुत हेल्प किया। उसी तरीके से जो भी हमसे हेल्प हो पाई वो भारत सरकार ने अपने लेवल पे किया, और सिमिलर टाइप की ह्यूमैनिटेरियन एड उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी दी। तो हमारा ये स्टांस क्लियर है कि हम वो टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। बट यूएस यूएस का इस पॉइंट ऑफ टाइम में, नाटो का, वेस्ट का इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये स्टांस था कुछ महीने पहले कि वी आर विथ इजराइल। बट अब धीरे धीरे इलेक्शन जैसे जैसे पास आते गए तो जो बाइडेन ने अपना स्टांस चेंज करते करते पहले उनको वेपन्स देना बंद कर दिया, फिर क्लियरली ये बोलना शुरू कर दी कि आई डिसएग्री विथ नेतन्याहू, नेतन्याहू को सीज फायर कर लेना चाहिए। बट आप आज देखिए कि होथीस, हिजबुल्ला, हमास, दे आर एट वॉर। अब आप एक चीज ध्यान से समझिए, व्हाट इज द इजरायली स्ट्रेटेजी? इजराइल वुड लाइक टू रैप अप द वॉर। आज इजराइल का सिर्फ एक गेम है कि मैं किसी भी तरीके से ये जो वॉर है गाजा का, इसको रैप अप करूं। ठीक। दूसरी बात, ये जो हूथीज हैं, इन्होंने ये जो पूरा ट्रबल है ये खुद इनवाइट किया है। इन्होंने ये अटैक किया, ये फालतू में जो किया। अब आप बोलेंगे ये फालतू में किया, नहीं, ईरान ने कॉल किया कि मारो। क्यों मारो? आप बताओ क्यों मारो? ध्यान से समझो कि ये पूरा हमारा मैप था। इसको थोड़ा हम जूम इन करके देखते हैं कि ये हमारा पूरा मैप था। ये मैप में गाजा स्ट्रिप में पूरा वायलेंस हो गया, पूरा ये एक तरीके से रबल बन गया। रबल बनने के बाद वो नॉर्थ में एक तरीके से आईडीएफ एंगेज करना चाहता था। आईडीएफ कंफ्यूज रहे, गाजा जाना है, लेबनान जाना है, या होतीज के पास जाना, इसलिए होतीज ने हिट किया। कॉल करने पे ही हिट किया होगा, ऐसे तो हिट नहीं करता, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज नो रीजन। तो यहां से अगर हिट आएगा तो आप क्या करेंगे? आप फिर डाइवर्ट हो जाएंगे कि हम हमास के साथ लड़ाई करूं या हुतीस के साथ लड़ाई करूं। दूसरी बात, इनके पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था, डिस्टेंस का। इनको ये लग रहा था बहुत दूर है तो कैसे ही हिट करेगा इजराइल, इतने दूर तक आ ही नहीं पाएंगे उसके एयरक्राफ्ट, तो हम यहां से आराम से रॉकेट मारते रहते हैं, आराम से ड्रोन मारते रहते हैं। तो अब इजराइल का अब जो सिंपल गेम प्लान होगा वो ये होगा कि गाजा को रैप अप करो, हूथीज को पहले हिट करो। और हूथीज आर आल्सो ऑन द रेडार ऑफ सऊदी अरेबिया, हूथीज आर आल्सो ऑन द रेडार ऑफ वेस्ट, क्योंकि हूथीज ने डायरेक्टली कंटेनर्स पे हिट किया है, ऑयल ट्रेड पे हिट किया है, वेस्टर्न कंटेनर्स मतलब यूएस की भी शिप्स पे अटैक किया है, यूएस की फ्लीट्स पे भी अटैक किया है। तो सबसे पहला जो अब टारगेट होगा पोस्ट गाजा, दैट विल बी अ कोलिशन काइंड ऑफ फोर्स दैट विल हिट यमन। और अगर ये नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो इजराइल कैन नॉट हैंडल ऑल द थ्री चैलेंजेस फ्रॉम थ्री डायरेक्शंस। वन इज हिजबुल्लाह, हूथीज एंड हमास। मतलब यहां पे वेस्ट को एक डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करना पड़ेगा कि या तो हम हूथीज को हैंडल कर रहे हैं एंड यू टेक ओवर विथ योर वॉर विथ लेबनान। क्योंकि एक चीज बहुत सर्टेन है कि द हिजबुल्लाह, the entire group हिजबुल्लाह या उनके चीफ नसरअल्लाह, they are not backing down, neither is Israel backing down, क्योंकि इजराइल वॉर से हट ही नहीं सकता बिना हॉस्टेजेस के। इजराइल वॉर से हट ही नहीं सकता, ये पॉलिटिकली इम्पॉसिबल सोल्यूशन है बिना द फाइनल फिनिशिंग ऑफ हमास, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वॉर के हमारे दो ही एजेंडा है, फिनिश हमास एंड गेट द हॉस्टेजेस। ये दोनों वॉर ऑब्जेक्टिव्स अब तक फिनिश नहीं हुए हैं और दूसरे फ्रंट्स में उसकी वॉर शुरू की। आप मुझे बताइएगा, इज इजराइल ट्रैप्ड इन इट्स ओन वॉर, या आपको लगता है इजराइल बहुत आराम से इन सारे फोर्सेस को एक साथ बीट करके निकल जाएगा? और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है कि ये तो हिजबुल्लाह, हूथी एटसेट्रा एटसेट्रा है, इससे तो इजराइल अभी थक रहा है, ईरान तो अभी बाकी है। तो यहाँ पे सबसे क्लियर जो मुझे लगता है कि वन थिंग इज लैकिंग बिहाइंड इजराइल इज लैक ऑफ वेस्टर्न सपोर्ट। वेस्ट का आज कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि वेस्ट इजराइल को क्या कहना चाहता है। क्लियर बात बोले ना कि आप सीज फायर करके रुक जाओ एंड सहो, या तो एक डायरेक्शन ले लो, या तो दूसरा डायरेक्शन की भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
तो एक क्लियर डायरेक्शन वेस्ट नहीं दे रहा है, दोनों साइड खेल रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो आपको एक चीज बहुत क्लियर समझ आएगी कि बेंजामिन नेतन्याहू के कंधे पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे बताओ क्या चाहिए, तुरंत तुरंत फिनिश करते हैं ये सारी चीजें, स्ट्राइक्स करते हैं। और वही प्रेडेटर ड्रोन्स आएंगे, वो हिट करना शुरू करेंगे और फिर ना हूथीस को समझ आएगा ना हिजबुल्लाह को समझ आएगा। सो द होल आर्ग्यूमेंट इज दैट दिस वॉर इज नॉट गोना एंड बिफोर नवंबर। इलेक्शन से पहले ये वॉर खत्म नहीं हो रहा, और अगर ये वॉर इलेक्शन से पहले खत्म नहीं हो रहा, सीज फायर नहीं हो रही, तो इट्स वेरी, और आपको ये भी याद रहना चाहिए कि अगर इलेक्शन से पहले कोई वॉर में स्टांस चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो बाइडेन बीमार हो सकते हैं बट है तो वही प्रेसिडेंट, तो पॉलिसी तो उन्हीं की मेंटेन होगी। कमला हैरिस अगर उनको असिस्ट भी कर रही हैं, बराक ओबामा उनको असिस्ट भी कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से वॉर को एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब नवंबर तक यथास्थिति रहेगी, और यथास्थिति में इजराइल को इन तीनों फ्रंट्स हमास, हिजबुल्ला, हूथी से तो लड़ना ही पड़ेगा, और ये कंटिन्यूअस थ्रेट हमेशा ईरान से रहेगा। और पुतिन ने तो अपना पासा चल ही दिया है। आप मुझे बताइएगा आपको क्या फील होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे बताइए किन और टॉपिक्स पर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।